समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार। Namaskar Akarshita. Namaskar. A heartfelt hello and good day all our listeners. Well, you are tuned to Parikrama on 100.1 FM with Shagun Chopra and Akarshita Singh. Well, for you listeners, we'll first start with a selection of news, then our discussion segment Dateline India. We have a lot to discuss over there. Also, we'll give you reports, capsules and our tributes at the ending of the program. So first, let's delve quickly into the headlines. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जो सामाजिक न्याय की एक शानदार तस्वीर पेश करता है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलताएं आने वाले समय में और भी बेहतर होने का विश्वास जगाती हैं। In his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister credits success of schemes like Swachh Bharat and Jal Jeevan Mission for India being declared trachoma-free by WHO. श्री मोदी ने कहा कि देश में आपातकाल लगाने वालों ने न केवल संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। 3 people killed in a stampede during Rath Yatra near Sri Gundicha Temple in Odisha's Puri. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से 9 मजदूर लापता होने के बाद बचाव अभियान जारी। मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मद्देनजर 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित। Monsoon further advances into remaining parts of Rajasthan, Western UP, Haryana and Delhi. और आयोवा में आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। And now, listeners, it's time for the segment Dateline India. Here, we take a look at the developments taking place at national or global level. And today, first, we will talk about National Statistics Day. आज हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मना रहे हैं। ये दिन 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। Well, yes. Listeners, data is the new oil, but only if you know how to refine it. Well, it's a profound thought there. Listeners, let's imagine just for a moment a world where statistics didn't exist. Like gone, completely gone. No more statistics at all. What happens then? Let's imagine. आंकड़े यानी डेटा। कुछ लोगों को ये सिर्फ नंबर की गिनती लगती है, लेकिन असल में यही आंकड़े बताते हैं कि देश में किस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, कहाँ जरूरत है बदलाव की और किन क्षेत्रों में नीति बनाकर बदलाव लाया जा सकता है। चाहे बात हो शिक्षा की, स्वास्थ्य की या रोजगार की, सही आंकड़े ही सटीक नीतियों की नींव रखते हैं। सबसे पहले, बिना आंकड़ों के आपके क्रिकेट संबंधी तर्क विफल हो जाते हैं। अब कोई बल्लेबाजी औसत नहीं, कोई स्ट्राइक रेट नहीं, कोई विराट ने इंग्लैंड में 183 रन बनाए जैसी बातें नहीं। शगुन, कैसा लगेगा कि कोई डिजिट नहीं और आप सोचे कि दूध है, केला है, 1 किलो, 1 लीटर, मतलब कुछ भी ऐसी सांख्यिकी नहीं। तो हम बिना सांख्यिकी के जिंदा ही नहीं रह सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। वेरी हार्ड टू डील। और एक और उदाहरण है कि फिल्म के दीवाने कल्पना करें कि कोई बॉक्स ऑफिस नहीं, क्या ये हिट है, क्या ये फ्लॉप है, कौन जानता है।
क्या आप सिर्फ इतना कहेंगे कि लोगों को ये फिल्म पसंद आई? नहीं ना। तो वही है कि सांख्यिकी आज हमारे जीवन में हर मोड़ पर, हर छोटी छोटी चीजों में सांख्यिकी का उपयोग है, और बिना सांख्यिकी के हम अपनी जिंदगी शायद सोच भी नहीं सकते क्या होगी। Very vague numbers won't exist actually then, right? Also, without statistics, if we are delving on this point, let me talk about it a bit further. Let's take it a bit further. It's as if the governments, they are flying blind. They don't know how many kids they need schools, proper education, or how many vaccines to order, or where to build hospitals. Also, that's not governance, that's guesswork, which is not at all acceptable, right? And forget marketing, no customer data, no sales reports, no social media insights. And students, now let's talk about you. Imagine writing research papers without data. Your entire thesis would read like, I feel like pollution is bad. And then the professor will ask, where's the data? And then you'll say, my gut says so. My mind says so, right? सांख्यिकी हर चीज के पीछे मूक सुपर हीरो है, आपके किराने की डिलीवरी ऐप से लेकर राष्ट्रीय नीतिगत निर्णयों तक। और आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर हम संख्या नायकों, डेटा कानाफूसी करने वालों और एक्सेल जादूगरों को सलाम करते हैं जो अराजकता को स्पष्टता में बदल देते हैं। आप सोचिए, अगर गिनती नहीं होती, डिजिट्स नहीं होते, तो हम किसी भी चीज का मूल्यांकन, उनका आकलन नहीं कर पाते। Well, yes. And now let's delve into the most important point. Why this day was actually started, being observed. Widely regarded as the father of Indian statistics, Prashant Chandra Mahalanobis is remembered for laying the foundation of the modern statistical system in the country. His pioneering work includes the establishment of the Indian Statistical Institute and the National Sample Survey. Statistics, well, listeners, it is a discipline deeply embedded in almost every other field, be it natural sciences, social sciences, medicine, or policy, especially when one aims to empirically test hypotheses. Researchers, scholars, and also policy makers there, Akarshita, they routinely rely on statistical reasoning to ensure that their findings, they are scientifically sound and methodologically robust. जी, और अब आइए बात करते हैं कि ये इस दिन की शुरुआत कैसे हुई और इस दिन को मनाया कब से जाने लगा। जी, तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया था, जो भारतीय सांख्यिकी के जनक पीएस महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया गया था। उनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसमें सांख्यिकी मॉडल के माध्यम से विवेकपूर्ण औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। महालनोबिस ने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की नींव रखी, जो बाद में सांख्यिकी अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया। Well, yes, Akarshita rightly said, and this day fondly recalls Mahalanobis's monumental achievements in the field of statistics, and also it raises awareness about its role in different fields, such as I was also naming them, and you have been talking about it: policy making, economic welfare, planning, and everyday life. Also, let's tell our listeners about the theme for this year. It is 75 years of National Sample Survey. This underscores the critical role of the National Sample Survey in providing reliable and also timely statistical data that supports evidence-based decision-making and governance in India. इस थीम में अधिक न्यायसंगत, लचीले और पर्यावरण के प्रति जागरूक भविष्य को प्रभावित करने में सांख्यिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। डेटा जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और चिकित्सा और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए टिकाऊ और समावेशी नीतियों को आगे बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। Also, moving to a statistics-driven governance model, it gives the government and various institutions very reliable data in the formulation of programs, also policies, which would then address regional disparity and help empower different communities while taking the country to a digital and economic transformation. भारत सरकार ने उन्हें विज्ञान और गणित में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वे भारत की आजादी के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने थे। हम बात कर रहे हैं उनकी, और औद्योगिक
उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने योजनाएं भी बनाई थी। तो हम देख सकते हैं शगुन कि किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया है पीएस महालनोबिस ने, और किस तरीके से आज हम उनको याद कर रहे हैं। And his contributions are immensely powerful in bringing the discipline of statistics into the mainstream awareness of young people, and his legacy lives eternally today as the plan man of India. So, in a data-driven era, the role of statisticians in shaping the national development is more vital than ever. So, next time when that person says statistics is boring, hit them with a stat. Did you know? Make over 35,000 decisions a day, and most of the good ones are based on data. जी, जिज्ञासु बने, जानकारी रखें और दुनिया को चलाने वाले आंकड़ों को थोड़ा सा प्यार दें। और आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे डेडलाइन की, जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। इसका अर्थ है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की पहली रिपोर्ट 29 जून 2014 को 12 प्रमुख उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग के परिणाम स्वरूप जारी की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। Well, yes, Akarshita. The tropics are a region of the Earth roughly defined as the area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Although topography and other factors contribute to climatic variation, tropical locations, they are typically warm and experience little seasonal change in day-to-day temperature. उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता भूमध्य रेखा के पास नम आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा का प्रचलन है, और भूमध्य रेखा से दूरी के साथ वर्षा की मौसमीता बढ़ जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वैश्विक मौसम पर्यटन, जलवायु प्रणालियों और आर्थिक रुझानों को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से कृषि और संसाधन निष्कर्षण में भी। और शगुन, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स की, तो हम अक्सर अपनी छुट्टियों में या कभी भी घूमने जाया करते हैं, तो अच्छा होगा कि हम यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा जानें कि किस तरीके के पौधे होते हैं, किस तरीके से हम वहाँ के पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, और किस तरीके से हम उनको योगदान दे सकते हैं उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने में। या राइट। Also, delving on this particular important point that these regions, the tropical regions, they play a central role in carbon sequestration, particularly through rainforests like the Amazon. But let us also inform our listeners that tropical regions, they face several challenges such as climate change, deforestation, logging, urbanization, and also demographic changes, right? जी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, गरीबी, बीमारी और बढ़ती शहरी आबादी। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस सिर्फ ताड़ के पेड़ों का जश्न मनाने से कहीं ज्यादा है। ये इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों और उनके द्वारा पोषित लाखों लोगों के जीवन और प्रजातियों की रक्षा करने की याद दिलाता है। So, today, listeners, whether you're sipping coconut water or dreaming of a vacation near the tropics or just chilling under a fan, basically, take a moment to appreciate the richness, the challenges and beauty of the tropical world. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। First, we will talk about today's episode of Mann Ki Baat. Here, Prime Minister Narendra Modi informed that India has been declared trachoma free by the World Health Organization. He said the disease was once common in many parts of the country and the government resolved to eliminate it. He appreciated the contribution of Jal Jeevan Mission in achieving the target. Well, this condition, let's delve a bit into it for our listeners. The condition is contagious and spreads through contact with the eyes, eyelids, and nose or throat secretions of infected people. It can also be passed on by handling infected items such as handkerchiefs. Also, initially, the condition might cause mild itching and irritation of eyes and eyelids. So the WHO had developed a strategy to prevent trachoma with the goal of eliminating it by 2020. While the goal hasn't been entirely achieved, trachoma cases have declined sharply. Also, now let's delve into the other region that we are going to go now. Let's go to Goa.
Well, Goa came alive with vibrant colors, music, and community spirit as Christian brethren across the state celebrated the traditional festival of Sao Yao, which is also, pronounced as Sao Yaohan, locally pronounced as San Juan, also on 24 June, honoring the birth of Saint John the Baptist. We have more on this from our correspondent. The festival of San Juan, deeply rooted in Goan Christian traditions, was celebrated with great enthusiasm across both rural and urban areas of Goa. Accompanied by traditional bands and modern DJs, the festivities witnessed a perfect blend of heritage and contemporary culture. Observed annually on June 24th, San Juan marks the birth anniversary of Saint John the Baptist. The day is known for its unique celebration where people, especially the youth, take joyful plunges into village wells or artificial ponds, symbolizing purification and renewal. Dressed in floral garlands, thorny leaf crowns, and carrying coconut palm branches, celebrants moved through the streets, singing and dancing in groups. The decorated headgear called koppal, made of fresh flowers and leaves, added to the festive ambience. The tradition also includes welcoming and honoring sons-in-law visiting their in-laws on this day. A highlight of the festival was witnessed in Shivolim, where elaborate programs were organized. Newlywed couples took part in the age-old custom of jumping into the village well, donning leaf crowns to seek blessings for a happy married life. The celebrations also included lively Konkani songs, vibrant processions in colorful attire, and an eye-catching boat parade which drew in both locals and tourists alike. Beyond revelry, San Juan also carries a message of gratitude to nature, especially for the onset of the monsoon. Mahesh Chopade for Akashvani News, Panaji. उड़ीसा के पुरी में आज लगभग 10 लाख श्रद्धालु विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा के दौरान रथों पर सवार देवताओं के दर्शन के लिए एकत्र हुए। इस प्रसिद्ध उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा पुरी जगन्नाथ मंदिर से निकलकर दर्शन देते हैं। 3 सुसज्जित रथों को देवताओं की मौसी के घर गुंडिचा मंदिर ले जाने के लिए आज दोपहर पुरी जगन्नाथ मंदिर से ग्रैंड रोड तक ले जाया गया। वे गुंडिचा मंदिर में 9 दिन तक प्रवास करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुरी से हमारे संवाददाता प्रकाश दास। प्रकाश, भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंच चुके हैं, तो इससे जुड़ी क्या मान्यताएं हैं और कौन कौन से अनुष्ठान किए जाएंगे और भगवान जगन्नाथ कितनी देर में मंदिर में प्रवेश करेंगे? भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अब अपने अपने रथों नंदीघोष, तालध्वज और देवदलन पर सवार है। आज शाम श्री जगन्नाथ मंदिर के सेवकों द्वारा देवताओं को गुंडीचा मंदिर के अड़प्पा मंडप में पहंडी विजय नामक एक विशेष अनुष्ठान में ले लाया जाएगा। परंपरा के अनुसार संध्या धूप के पूरा होने के बाद रथों को चारमाला को ठीक किया जाएगा और फिर सेवकों द्वारा भगवान सुदर्शन के साथ पवित्र त्रिमूर्ति को गोटी पहंडी में जन्म वेदी तक ले लिया जाएगा। भगवान मदन मोहन और रामकृष्ण को भी अड़प मंडप में ले लिया जाएगा। अड़प मंडप को भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों का जन्म स्थान माना जाता है। उसके अलावा अड़प मंडप विजय अनुष्ठान को श्री गुंडीचा यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। इस सप्ताह भर चलने वाली अवधि को दौरान श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान श्री गुंडीचा मंदिर में किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान भक्त मंदिर में तैयार किए गए विशेष प्रसाद अड़प्पा अवढ़ का आनंद भी ले सकते हैं। जी। Also, Prakash, today we know that the mishap that occurred, the stampede that occurred early this morning. Can you tell us how the mishap, this particular mishap, it took place, and what actions have been taken by the state government? Yeah, it was a very tragic incident, and the Odisha government has already ordered a high-level administrative inquiry into the deaths due to stampede near Sri Gundicha Temple at Sarada Valley in Puri that occurred early this morning. It has also asked Development Commissioner Anu Garg to probe into the tragic incident in which 3 devotees, including 2 women, died and many others sustained serious injuries. The mishap took place between 4 to 4:30 this morning when a massive crowd had gathered for darshan of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra on their respective chariots. As the crowd swelled, some people fell and a stampede began. 3 people died on the spot. The state government has also declared an ex gratia amount of 25 lakh rupees to the next of kin of the deceased. The Puri collector and superintendent of police have been transferred for negligence in their duties. Chief Minister of Odisha, Mohan Charan Majhi, has deeply condoled the deaths of the devotees and said his government will not tolerate negligence towards the safety of the devotees.
All right. Thank you, Prakash, for all the details there. अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका की आयोवा में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में आज रात तन्वी का मुकाबला चीन की बिवेन झांग से और आयुष का सामना कनाडा की ब्रायन योंग से होगा। In women's FIH Pro League hockey, India will take on China this evening in their last match in Berlin. The match will start at 8 p.m. और आइए अब बात करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की और उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनका जन्म 29 जून 1901 को वर्तमान बांग्लादेश के पबना में हुआ था। लाहिड़ी ने अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ठाकुर के साथ मशहूर काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था। लाहिड़ी को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में बदलाव का प्रतीक माना जाता है। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन ने ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद से विचारधारा में समाजवाद तक और धार्मिक आस्थाओं में अनीश्वरवाद तक का परिवर्तन देखा। लाहिड़ी ने सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों को लगातार चुनौती दी, इस सीमा तक कि उन्होंने उस पावन जनेऊ को भी अमान्य करार दिया जो ब्राह्मणों के लिए अभिन्न माना जाता था। उनका मानना था कि सामाजिक पूर्वाग्रह प्रगति के मार्ग की बाधाएं हैं और हमें इन्हें दूर करना होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का परिचय विख्यात क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी में आजादी की चिंगारी और ललक देखकर सान्याल ने उन्हें बंगवाणी पत्रिका का संपादक तथा अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा का समन्वयक और शस्त्र प्रभारी बना दिया। सान्याल की प्रेरणा से लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। 9 अगस्त 1925 को इतिहास प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह के साथ मिलकर सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लखनऊ के निकट लूट लिया। लाहिड़ी ने दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन को रोका। काम पूरा हो जाने पर लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारी अलग अलग स्थानों में तितर बितर हो गए। काकोरी घटना के बाद लाहिड़ी और 8 अन्य क्रांतिकारियों को बम बनाने का काम सीखने के लिए दक्षिणेश्वर की एक बम फैक्ट्री में भेजा गया। बताया जाता है कि उनके काम के दौरान विस्फोट की एक तेज आवाज ने पुलिस को सतर्क कर दिया और वे सभी गिरफ्तार कर लिए गए। दक्षिणेश्वर बम मामले में लाहिड़ी को साजिश का मुख्य आरोपी पाया गया और 10 वर्ष की सजा देकर अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया। हालांकि जब काकोरी मामला शुरू हुआ तो लाहिड़ी को साजिश रचने में सहयोगी पाया गया और सुनवाई के लिए उन्हें सेल्युलर जेल से लखनऊ सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया। 17 दिसंबर 1927 को लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला जेल में फांसी दे दी गई। फांसी देने की तय तारीख से 2 दिन पहले ही, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को भय था कि ये क्रांतिकारी जेल से भाग निकलेंगे। लाहिड़ी की फांसी न केवल क्रांतिकारियों के इतिहास में अमिट है, बल्कि ये मृत्यु दंड के इतिहास में भी अंकित है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी फांसी निर्धारित तिथि से पहले दी गई हो। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का कोटि कोटि नमन। आज राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका गवरी देवी की पुण्यतिथि है। गवरी देवी को मरु कोकिला के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। उन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांड गायकी का जादू बिखेरा। अपनी खनकदार गायकी से गवरी देवी ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। मांड गायकी के अतिरिक्त गवरी देवी ठुमरी, भजन तथा गजल गायन भी करती थी। उन्हें उनकी गायकी के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित भी किया गया। Well, today, listeners, we are also remembering P.K. Iyengar.
Indian nuclear physicist who is widely known for his central role in the development of the nuclear program for India. Well, Iyengar previously served as the director of BARC and former chairman of the Atomic Energy Commission of India. Well, his contributions to India's atomic energy program and unwavering dedication to scientific excellence continue to light the path for future generations. Well, he has received a number of awards for his work, including the S.S. Bhatnagar Award and the Padma Bhushan. He was among the scientists personally chosen and nurtured by Dr. Homi J. Bhabha, the father of India's nuclear program. आज भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम की पुण्यतिथि है। उन्होंने भित्ति चित्र, टेराकोटा और कई तरह के खिलौने भी बनाए। 70 के दशक में के.जी. सुब्रमण्यम ने कई तरह के नए प्रयोग शुरू किए, जिसमें कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई किताबें भी लिखी। उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। Well, yes, K.G. Subramaniam. The turning point of his life as an artist came when he visited Santiniketan to study in Kala Bhavan, the art faculty of Visva Bharati University. And under the tutelage of such pioneers of modern Indian art such as Nandalal Bose, he studied there till the year 1948. His versatility comes partly from the diverse materials he works with as a painter, also as a printmaker and a relief sculptor and a designer, and partly from the flexibility and layered richness of his visual language. The latter allows him to move from one level of communication or expression to another with great ease and without compromising on individuality. आज दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की जयंती है। वे भारत के प्रसिद्ध विज्ञान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। गणित के अतिरिक्त भारत के इतिहास और संस्कृति में भी इनका अतुलनीय योगदान रहा। दामोदर धर्मानंद जी ने 16 वर्षों तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अपनी सेवाएं दी। होमी भाभा के साथ अपने कुछ विवादों के चलते इन्हें संस्थान से विदा लेना पड़ा। Today, let's also talk about a musician. We are remembering Elizabeth Cotten. Well, an influential folk and blues musician. She was a self-taught left-handed guitarist who played a guitar strung for a right-handed player but played it upside down. And this position meant that she would play the bass lines with her fingers and the melody with her thumb. I believe you can imagine, or otherwise, listeners, you can look up on Google. Her signature alternating bass style has become known as cotton picking in her name. Also, her influence has reverberated through the generations, permeating every genre of music. Her album, Folk Songs and Instrumentals with Guitar, they were placed into the National Recording Registry and they were deemed as culturally, historically, aesthetically significant. Also, she was in the year 2022, she was posthumously inducted into the Rock and Roll Hall of Fame as an early influence. So I have chosen a specific song wherein she plays intro by guitar in her way of playing, cotton picking as I named it. So let's listen in. Freight train, run so fast. Freight train, run so fast. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm gone. Now, listeners, let's talk about a poet and playwright, Michael Madhusudan Dutt. Well, he was a pioneer of the Bengali sonnet and is often considered one of the greatest poets in Bengali literature. His notable works, they include Meghnad Bhadkavya, which is acclaimed for its epic style, and also the narrative is focused on, and his literary contributions, they have left a lasting impact on the Indian literature and is continued to be celebrated to this day. Well, today, listeners, we will also talk about another musician now, Eva Boyd. Well, she is very well known for her song The Locomotion and often claimed that the Coffin and King, they were amused by Boyd's particular dancing style while she was singing, and they co-wrote The Locomotion, this song, with her and had her recorded as a demo. And then it was hugely most successful. So let's listen into that now. Listeners, enjoy. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you
Well, this song reached number 1 in the United States in the year 1962, and this song sold over 1 million copies and was awarded a gold disc. और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। Thank you so much, listeners, for tuning in. नमस्कार।